कोई बात नहीं, नहीं पता। ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑस्मोसिस की डिस्कवरी करी थी एक साइंटिस्ट थे, नॉलेट। इसकी जरूरत नहीं है अपने को। ऑस्मोसिस होता क्या है, डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। वाटर का मूवमेंट होगा या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का होगा, बोल सकते हैं। फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। कॉन्सेंट्रेशन जो बात करी है वो किसकी बात करी है, सॉल्वेंट की। जिधर सॉल्वेंट ज्यादा होगा उधर से कम की तरफ मूव करेगा, है ना। या ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। और इसमें एक और ऐड करेंगे, थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ये भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा, थ्रू एसपीएम लास्ट में लिख देंगे, इसमें ऐड कर लीजिएगा। इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। अगर दो सॉल्यूशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। इसमें कॉन्सेंट्रेशन किसकी ली जा रही है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू एसपीएम, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट हाई टू लो मतलब जिधर वाटर ज्यादा है। जिस सॉल्यूशन में, अभी दो एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं, देखिए एग्जांपल देखो। पहला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहां बीच में लगा दी एसपीएम, यहां पे हमने भर दिया वाटर, इसमें कोई सॉल्यूट नहीं डाला हमने, प्योर वाटर फिल कर दिया। और यहाँ पे क्या करा, वाटर और ग्लूकोज का सॉल्यूशन डाला। वाटर प्लस ग्लूकोज का सॉल्यूशन डाला, ठीक। ये मान लो 1 लीटर वाटर है और ये जो है 1 लीटर सॉल्यूशन है। इसमें ग्लूकोज मान लो 5 मोल है, ठीक। तो दोनों 1-1 लीटर वॉल्यूम के हुए, दोनों का वॉल्यूम कितना है, 1-1 लीटर। एक तरफ आपने प्योर वाटर भरा है और एक तरफ क्या भरा है, उसमें आपने सॉल्यूट भी ऐड किया है। तो जिसमें सॉल्यूट आपने ऐड कर दिया उसमें आप बोलोगे कि सॉल्वेंट कम होगा इन कंपैरिजन टू राइट साइड। राइट साइड में तो केवल सॉल्वेंट ही भर दिया आपने, 1 लीटर में पूरा क्या भर दिया है, सॉल्वेंट। और लेफ्ट साइड में क्या है, उस 1 लीटर में सॉल्यूट भी है और क्या है, सॉल्वेंट भी है, दोनों चीजें।
तो सॉल्वेंट किस तरफ ज्यादा हो गया, सॉल्वेंट की अगर कॉन्सेंट्रेशन बोले तो इस तरफ ज्यादा हो गई। तो सॉल्वेंट किधर से किधर जाएगा, जिधर सॉल्वेंट ज्यादा है उधर से कम की तरफ जाएगा। तो सॉल्वेंट ऑस्मोसिस किधर से किधर होने लगेगी, ऑस्मोसिस का डायरेक्शन ये हो। ठीक है, अगर कोई सॉल्वेंट भरते हो और उसी सॉल्वेंट का किसी सॉल्यूट के साथ सोल्यूशन भरते हो तो सॉल्वेंट से किधर मूव करने लगेगा, सॉल्यूशन की तरफ पानी मूव करने लगेगा। अब देखो दूसरी चीज देखो, आपकी बार क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे नहीं बनाते, इसको ऐसे बनाते हैं तो क्या लगता है, क्या बनाया, क्या बनाया है, मिरर लगता है ना, मिरर नहीं लगता है, लाइट में मिरर बनाते हैं ना ऐसे। तो एसपीएम ऐसे ही बना दी, एक सॉल्यूशन इधर भर दिया, ग्लूकोज प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, दोनों ही सेम है, ग्लूकोज प्लस वाटर के सॉल्यूशन। ये है 0.1 मोलर, यानी कि 0.1 मोल ग्लूकोज है 1 लीटर में, और ये मान लीजिए है 0.4 मोलर। इसमें 0.1 मोल ग्लूकोज डाला है, 1 लीटर सोल्यूशन बनाया, और इसमें 0.4 मोल ग्लूकोज डाला है, 1 लीटर सोल्यूशन बनाया। तो सॉल्वेंट किधर ज्यादा होगा, जिसमें सोल्यूट कम है उधर सॉल्वेंट ज्यादा होगा ऑब्वियसली। तो इधर सोल्यूट कम है 0.1 मोल है, इधर कितना है सोल्यूट 1 लीटर में 0.4 मोल। तो इधर से किधर जाएगा सॉल्वेंट, जिधर सॉल्वेंट ज्यादा होता है। इधर क्या है, इस साइड में सॉल्यूट क्या है, लेस है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई होगा। और इस साइड में क्या होगा, सॉल्यूट मोर है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, कंपैरेटिवली बोल रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं लोगों। तो सॉल्वेंट किधर से किधर जाता है, अपने हाई से लो की तरफ, अपने हाई से लो की तरफ, मतलब इधर हाई है इधर से इधर जाएगा। ऑस्मोसिस किधर होगी, इसका मतलब अगर प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन भरते हो तो प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ जाने वाला है, और अगर आप दो कॉन्सेंट्रेशन के भरते हो, एक ही सब्सटेंस है, दो कॉन्सेंट्रेशन के भरते हो, तो जिधर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, उधर से किधर जाने लगेगा, सोल्यूट की बात करें, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम, उधर से सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा की तरफ जाएगा। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन बना के आपसे पूछ सकते हैं कि आप किधर से किधर मूव कराओगे, ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगी। तो ध्यान रखेंगे मोटी मोटी बात, सॉल्वेंट कहाँ जाएगा, हाई टू लो। और अगर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन की बात करोगे तो उसमें क्या दिख रहा है आपको, जिधर सोल्यूट कम है उधर से हाई सोल्यूट की तरफ। ये दो बातें याद रखेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी डायरेक्शन डिसाइड करने। ऑस्मोसिस किधर से किधर होगी कोई समस्या है यहां तक, नोट कर लिया ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये तो हो गई ऑस्मोसिस। अब हम लोग बात करते हैं ऑस्मोटिक, या पहले एक्सऑस्मोसिस और एंडोस्मोसिस की बात कर लो, छोटा सा टॉपिक है। एक्सऑस्मोसिस
और एंडोस्मोसिस की बात। ये जो अपनी मेम्ब्रेन्स होती है ना, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ये सिंथेटिक भी हो सकती हैं और नेचुरल भी हो सकती हैं। जैसे सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है आपकी नेचुरल सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, और सिंथेटिक भी होती है। सिंथेटिक में जैसे पार्चमेंट पेपर होता है ना, और आपका सेलोफेन आता है जो अपन इस पे कवर चढ़ाते हैं ना, वो होती है। और आपका एक क्यूप्रिक साइनाइड की होती है। तो कई तरीके की, कभी कभी आपसे बोर्ड के क्वेश्चंस में पूछते हैं, इसमें नहीं, कि नेचुरल कौन सी है और आर्टिफिशियल कौन सी, उसके एग्जांपल्स अपने को याद करने। एक्सऑस्मोसिस और एंडोस्मोसिस पे बात करते हैं। बेसिकली ये जो फिनोमिनन है ये लिविंग के अंदर की बात होगी, सेल के अंदर की बात करेंगे हम। किसके अंदर बात करेंगे? सेल के अंदर। किसी सेल के अंदर बात हो रही है। जैसे मान लो कि आपने ले लिया क्या ले लें, मान लो आपके पास क्या है, ये पता नहीं क्या, स्यूडोपोडिया क्या है ये, अमीबा और सेल। हाँ कोई सेल है, और कुछ और तुम तो बताओ, बाय वाले लोग तो बताएं। एंडोस्मोसिस में क्या एग्जांपल बताया जाता है आपको? क्या हुआ, हंसे क्या जा रहे? रेजेंस बोलते हैं, किशमिश को क्या बोलते हैं? श्रिंक सी नहीं होती है किशमिश, बिल्कुल उसकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, ऐसे श्रिंक होती है ना। तो किशमिश क्या होता है, बेसिकली किशमिश का ये जो वॉल है बाहर का, ये कैसे काम करेगा, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। और इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन ही तो होता है इसमें। किशमिश में कौन सा शुगर होता है, कौन सा भरा हुआ होता है? सुक्रोज होता है इन जनरली, है ना, सुक्रोज। और फ्रूट का है तो फ्रुक्टोज भी होगा, शुगर सॉल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड है, थिक है बिल्कुल, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब शुगर खूब ज्यादा है, तो सॉल्यूट क्या है, हाई है यहाँ पे, और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, लो। ठीक है, अभी हमने लिख दिया हाई और लो, लेकिन कभी भी हाई और लो वर्ड जो लिखे जाते हैं वो कंपैरेटिव लिखे जाते हैं। एक सॉल्यूशन आप लिख रहे हो, उसके साथ दूसरा सॉल्यूशन दोगे तब हाई और लो आप बोलोगे। अब मान लो आपने क्या किया, इसको वाटर में डाल दिया। किशमिश को कभी पानी में डाल के देखा है? खीर वगैरह में तो डाला ही होगा, दूध में तो डाला ही होगा। कैसी हो जाती है, बिल्कुल फूल के मस्त, है ना, स्वेल कर जाती है ना। तो क्या होता है इसमें, देखो इसको हमने डाल दिया, ये हमारी प्यारी सी किशमिश एकदम श्रिंक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि सॉल्वेंट कम है, और बाहर तो हमने पानी भरा, पानी पानी बाहर तो बाहर क्या हो गया, सॉल्वेंट ज्यादा हो गया, है ना। सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है बाहर की तरफ, और अंदर किशमिश के अंदर क्या है, थिक सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट कम है। तो सॉल्वेंट कम है तो अब क्या होगा, क्या होगा, बाहर से पानी अंदर की तरफ जाने लगेगा, सेल के अंदर जाने लगेगा। ये जो आउटर लेयर है ये कैसे काम करेगी, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की तरह। तो किसी सेल के अंदर अगर इस तरीके से वाटर का मूवमेंट होने लगता है, जब उस सेल को आप किसी प्योर सॉल्वेंट में डाल दो, या उस सेल को कम कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में डाल दो, तो सॉल्वेंट अगर सेल के अंदर जाने लगता है तो फाइनली आप देखते हो कि क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, और सेल जो होती है वो स्वेल कर जाती है।
तो ऐसी कंडीशन में इस ऑस्मोसिस को हम कहते हैं एंडोस्मोसिस। अंदर की तरफ अगर पानी जा रहा है तो क्या बोलोगे उसको? एंडोस्मोसिस, है ना। तो इसमें क्या होगा, थोड़ी देर बाद देखोगे कि हमारी जो ये है आपकी जो किशमिश है वो क्या हो जाएगी, अच्छी सी मस्त वाली, क्या करेगी, स्वेल कर जाएगी ना। क्यों फूल जाती है पूछा जाता है, तो कौन सा फिनोमिनन होता है, एंड ऑस्मोसिस। लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं। एंडोस्मोसिस में क्या हुआ, सेल के अंदर क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। सॉल्वेंट कहाँ जाएगा, सेल के अंदर। आप बोलेंगे किसमें कुछ ज्यादा ही फूल गई। बाहर पानी ज्यादा था, सेल के अंदर कम था। सेल के अंदर क्या हो गया, ऑस्मोसिस। जहां पानी ज्यादा है वहां से किधर जाएगा, कम की तरफ, तो सेल क्या होगा, फूल जाएगा। खुश हैं? हम्म। तो एंड ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कहां पे हो गया, इनटू द सेल। फ्रॉम नहीं, अब एक्स ऑस्मोसिस पढ़ते हैं। एक्स ऑस्मोसिस क्या है, देखो समझ लो पहले। घर में आप लोगों ने कभी, अब तो खैर जमाने नहीं रहे वाले, आम के अचार वगैरह बनते हुए देखे हैं क्या कभी? उसने देखा है, तुम लोगों ने नहीं देखा है कभी? देखा है। क्या करते हैं, पहले कट कर लेते हैं, फिर सीधे तेल में ही डाल देते हैं, कट करके मसाला लगाते हैं, और हाँ पहले क्या करते हैं, उसको पीसेस में कट कर लिया है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसमें थोड़ा ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट और अपना ये क्या होता है हल्दी वगैरह ऐड करके उसको थोड़ा धूप में छोड़ देते हैं, है ना। थोड़ा जब आप धूप में छोड़ते हो तो थोड़े टाइम बाद आप ज्यादा उसमें सॉल्ट यूज करते हो, तो सॉल्ट क्या होता है कि मेल्ट हो जाता है ना। सनलाइट में रखते हो तो सनलाइट के प्रेजेंस में सॉल्ट जो होता है वो मेल्ट हो जाता है। तो आप ये समझो कि जो आम का जो पीस है उसके चारों तरफ सॉल्ट का थिक सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्ट का क्या हो जाता है, थिक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है उसके चारों तरफ। थोड़े टाइम बाद आप क्या देखते हो कि जो उसकी सेल्स है ना, जैसे जब आपने कट किया फ्रेशली तो वो फूली हुई सी है। आम जो है उसका पीस एकदम अच्छा सा फूला हुआ सा दिख रहा है, फ्रेश फ्रेश सा। थोड़े टाइम बाद जब आप उसमें नमक वगैरह लगा के धूप में रख देते हो तो आप देखते हो वो थोड़ी सी उसकी सेल्स श्रिंक कर जाती है ना, वो ऊपर से आपको सिकुड़ा हुआ सा दिखता है। जब वो वैसा हो जाता है देन मसाला और तेल वगैरह ऐड करके उसको रखते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस में बेसिकली ये होता है कि आम के अंदर का या जिसका भी अचार बना रहे हैं उसके अंदर का जो भी पल्प है वो भी एक थिक सॉल्यूशन है, लेकिन हम क्या करते हैं उससे भी ज्यादा थिक सॉल्यूशन सॉल्ट यूज कर देते हैं। सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है बिल्कुल, है ना। तो बाहर की तरफ जो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और सेल के अंदर का उसका जो पल्प है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेशन कम कॉन्सेंट्रेटेड है। तो धीरे धीरे सेल के अंदर से जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। सेल के अंदर से पानी कहाँ जाता है, बाहर की तरफ जाता है। तो जैसे ही वो बाहर जाएगा वैसे ही सेल क्या होगी, जब पानी अंदर आता है सेल के तो सेल फूलती है, जब बाहर जाएगा तो वो थोड़ी क्या होगी, श्रिंक करेगी। तो इस प्रोसेस को, और उसकी जो आउटर लेयर होती है वो एसपीएम की तरह काम करती है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सऑस्मोसिस। जब सेल से बाहर जाएगा तो क्या बोलोगे, एक्सऑस्मोसिस। ठीक है, खुश है आप? चलिए लिख लेते हैं, वाटर moves out of the cell
through SPM is called exosmosis. इसमें रेजन्स स्वेल सब कर रहे थे, इसमें क्या कर सकते हैं आप? अब ये क्या ही आम का पीस तो दिख रहा है। इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं हम लोग? क्या लगा रहे हैं? थिक सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड हो गया। वाटर कहाँ मूव करेगा? सेल के अंदर से बाहर की तरफ। सेल के अंदर से वाटर कहाँ चला जाएगा? बाहर की तरफ चला जाएगा। तो अब जो सेल होगी वो बेचारी क्या हो जाएगी? सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक कर जाएगी। पहले फ्रेश फूली फूली सी होगी, फिर नमक खूब ज्यादा ऐड जब कर दिया बाहर, तो धूप में रख दिया तो क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगी इसके साथ। अब मेरे पास है नहीं, आम के सीजन चले गए, आने वाले हैं मतलब, तो किसी दिन आपको दिखाऊंगी, है ना। आज रखेंगे अपनी क्लास में, अगले दिन देखेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सऑस्मोसिस। सेल के बाहर जाएगा, जो आउटर कवरिंग होगी वो एसपीएम की तरह काम करेगी, इसको बोलेंगे एक्सऑस्मोसिस। एंडोस्मोसिस, एक्सऑस्मोसिस कर लिया। अब अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। अपना टॉपिक क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, ऊपर लगा है तो सनलाइट भी तो मिल रही है, मेल्ट होगा तो सोल्यूशन बन जाएगा, क्यों मॉइस्चर नहीं बन जाएगा? चलिए, पानी थोड़ी ऐड कर रहे, बात तो सही है। चलिए, कर लिया। ऑस्मोटिक प्रेशर पे आ जाते हैं। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसी को अपने को पढ़ना है मेजर वे में। ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, एक्सऑस्मोसिस, इनसे ज्यादा लेना देना नहीं है। ये टॉपिक बायो के है। अपने को क्या पढ़ना है? ऑस्मोटिक प्रेशर बात करनी है। इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी है ये, इसीलिए पढ़ रहे हैं इसको। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कैसे मेजर करेंगे इसको? बीच में लगा दी एसपीएम, इधर भर दिया पानी, और इधर भर दिया सॉल्यूशन, ग्लूकोज प्लस वाटर का, ग्लूकोज प्लस वाटर का सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस किधर से किधर की तरफ होगी? लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? राइट से लेफ्ट। इधर सॉल्वेंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट इधर से ऑस्मोसिस होगी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए, ऑस्मोसिस हो रही है, ठीक। अब वाटर का डायरेक्शन है ये प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये ऑस्मोसिस रुक जाए, प्योर सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो क्या हो, रुक जाए, तो हम लोग क्या करें?
क्या करें? जैसे मान लीजिए अब मैं चाहूं कि जितना चैप्टर आपका हो चुका है वो कल आप मुझे याद करके सुना दें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ भय दिखाना पड़ेगा आपको, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई डर दो, कोई भय दो, कोई लालच दो, कुछ तो करना पड़ेगा, तब आप कल मुझे याद करके सुनाएंगे पूरा चैप्टर, है ना? या तो मैं डराऊं, कोई प्रेशर डालूं आपको। तो यहाँ पे भी यही बात है कि अगर प्योर वाटर ऑस्मोस अपने आप हो रहा है, ये आपने एसपीएम लगाया, एक तरफ प्योर वाटर है, एक तरफ आपका सोल्यूशन है, प्योर वाटर अपने आप इधर से इधर मूव कर रहा है, ठीक। अब अगर हम चाहते हैं कि ये प्योर वाटर का मूवमेंट क्या हो जाए, रुक जाए, मतलब ऑस्मोसिस रुक जाए, तो वाटर इधर से इधर मूव कर रहा है, तो आप क्या करो कि ये वाला जो सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है, इधर की तरफ से कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाओ। क्या लगा दें? यहां से एक्सटर्नल प्रेशर लगा। अगर इधर से एक्सटर्नल आप प्रेशर लगाते हो तो धीरे धीरे क्या होगा, वाटर का जो इधर मूवमेंट हो रहा था वो मूवमेंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। धीरे धीरे पहले कम होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये प्योर वाटर का जो मूवमेंट है इधर से इधर की तरफ, वो क्या होगा, रुक जाएगा। एसपीएम के थ्रू वो मूवमेंट रुक जाएगा। उस टाइम पे जितना प्रेशर आप लगा रहे होगे उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहेंगे उस प्रेशर को? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस ऑस्मोसिस के फिनोमेनन को रोकने के लिए सॉल्यूशन साइड पे आप जितना प्रेशर अप्लाई करते हो उस प्रेशर को क्या कहते हो? ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर सिस्टम में आपका सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन साइड पे आप एक प्रेशर अप्लाई करिए और जितना प्रेशर आपको लगाना पड़ता है उस ऑस्मोसिस को, प्योर सॉल्वेंट को इधर से इधर मूवमेंट को रोकने के लिए, उसको आप क्या बोलते हो? उस एक्सटर्नल प्रेशर को क्या बोलोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आई? ऑस्मोसिस हो रही है, उसको रोकने के लिए जितना आपको रिवर्स डायरेक्शन में प्रेशर लगाना पड़ रहा है, जितना आपको एक्सटर्नल फोर्स यूज करना पड़ रहा है, उसको क्या बोलोगे आप? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लिख लेते हैं, लिखें इसी चीज को। प्रेशर applied to the solution side to stop water movement from pure solvent side to solution side is called osmotic pressure. वो अमाउंट ऑफ प्रेशर जिसको लगाने से, किस तरफ लगाएंगे? सॉल्यूशन साइड पे लगाएंगे, ऑस्मोसिस रुक जाएगा, कंप्लीटली रुक जाएगा, उतने अमाउंट ऑफ प्रेशर को क्या बोलोगे आप? ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई दिक्कत? पाई से डिनोट करते हैं इसको। कभी कभी क्वेश्चन में पी भी लिख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे इस चैप्टर में इस प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करेंगे? पाई से। नोट हो गई डेफिनेशन सबकी ऑनलाइन? ये जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। C इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि C इज मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब जानते ही हो आप, मोल पर लीटर, N/V। C क्या होता है? मोल पर लीटर, मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो ये जो पाई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
सी है, जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है CRT। पाई इज इक्वल टू CRT। ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई इज इक्वल टू CRT, ये जो इक्वेशन बनी है इसी से अपने सवाल निकलेंगे इसके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। C की जगह N/V भी लिख सकते हैं, C की जगह N/V भी लिख सकते हो। N है मोल और V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल को आप गिवन मास बाई मोलर मास भी लिखते हो ना। अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हो A और B का, ये है सॉल्यूट और ये है आपका सॉल्वेंट A, तो आप सॉल्यूट का मोल लेते हो यहाँ पे, तो सॉल्यूट का आप कह सकते हो गिवन मास बाई मोलर मास ऑफ B। सॉल्यूट तो B है, तो मोल की जगह आपने क्या लिख दिया? गिवन मास बाई मोलर मास ऑफ B, और वॉल्यूम तो नीचे रहेगा ही रहेगा, RT। पाई इज इक्वल टू क्या आ गया? गिवन मास बाई मोलर मास ऑफ B आपने किसको लिया है? सॉल्यूट। RT बाई V आ गया। तो अगर आपको मोलर मास निकालना है B का, तो क्या फॉर्मूला बन सकता है? मोलर मास ऑफ B को इधर ले आओ लेफ्ट में, तो बन जाएगा गिवन मास RT बाई पाई V। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का, तो इससे निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। कोई समस्या? इस फॉर्मूला में लिख लो, N क्या है? मोल। MB क्या है? MMB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। R है गैस कांस्टेंट, जानते ही हैं आप, थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते हैं। T है टेम्परेचर इन केल्विन, किस टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है पाई, तो क्या लगा देंगे फॉर्मूला? CRT। कोई समस्या हो तो बोलिए। बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो क्वेश्चन कराए। दीवा क्या कर रही हो? अलाउड नहीं है ये, क्राइम है ये। तुम्हें भी पता है तुम क्या कर रही थी। चलो, अगर मान लो हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर को लेते हैं, अगर किसी में वेंट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ चुके हैं ना हम लोग, डिसोसिएशन या एसोसिएशन अगर हो रहा है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? फिर आई लेना पड़ेगा। तो फिर पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई मल्टीप्लाइड बाई CRT, आई मल्टीप्लाइड बाई N/V RT। आई लेना पड़ेगा फिर इसमें वेंट ऑफ फैक्टर।
जैसे पहले भी लेते थे ना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम लेते थे। अगर आई लेना है तो क्या लेना पड़ेगा, फिर आई इंटू के एफ इंटू एम लगाते थे, वैसे ही यहाँ पे भी आई आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या क्या समझा आज, ऑस्मोसिस समझा, एक्स ऑस्मोसिस समझा, एंडोस्मोसिस, और फिर हमने क्या पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला भी पढ़ लिया, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। सी है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी मोल पर लीटर, है ना। एक छोटा सा और पढ़ लेते, फिर ही क्वेश्चन पे फिर आते। हम लोग के घरों में पानी को क्लीन करने के लिए क्या लगा होता है, आरओ लगा होता है ना। तो आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, क्या पढ़ने वाले हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए लगा हुआ होता है ना, आर ओ बोलते हैं, आर ओ, आर। अपने घर पे आर ओ लगा हुआ होता है। अब देखो आर ओ में क्या सिस्टम होता है, पहले समझ लो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। रिवर्स का मतलब है उल्टा हो गया है ना, ऑस्मोसिस जिधर हो रहा था उससे किस डायरेक्शन में चलने लगे, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए कि ये है अपना प्योर सस्ता सुंदर टिकाऊ वाटर, प्योर वाटर, ठीक, और इधर वाटर है जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं, मतलब ये सोल्यूशन बन गया, ठीक। जिसमें इम्प्योरिटी मिली है इसको सोल्यूशन बोल सकते हो, और जो प्योर है वो तो प्योर वाटर हो ही गया, ठीक। बीच में लगा दी हमने क्या, एसपीएम तो होना जरूरी है। ऑस्मोसिस का कोई भी डायग्राम हो, एसपीएम नहीं है तो खेल क्या होगा, खत्म। एसपीएम तो होगा ही। तो किधर से किधर होगा ऑस्मोसिस, बता दो जल्दी से, वाटर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, किधर जा रहा होगा, राइट से लेफ्ट जा रहा होगा। पानी इधर से इधर जा रहा होगा, इसको क्या कहोगे आप, ऑस्मोसिस बोलोगे। पानी किधर से किधर जा रहा है, राइट टू लेफ्ट पार्ट में जा रहा है, ये ऑस्मोसिस हो गया। अब पर हम तो क्या पढ़ना चाहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ना चाहते हैं, यानी कि पानी का मूवमेंट किधर से किधर कराओ, अपोजिट डायरेक्शन में कराओ। सॉल्यूशन से किधर पानी जाने लगे, प्योर की तरफ जाने लगे, प्योर वाटर की तरफ जाने लगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, जैसे अभी प्रेशर एक्सर्ट किया था, उतना प्रेशर आपने एक्सर्ट किया कि इधर से इधर मूवमेंट क्या हो गया, इधर से इधर का मूवमेंट बंद हो गया। फिर उसके बाद और प्रेशर लगाओगे, और ज्यादा लगाओगे, तब क्या होगा, वाटर का मूवमेंट इधर से इधर होने लगेगा। अगर आप और ज्यादा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगाने लगोगे तो पहले तो ये रुकेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, और ज्यादा जब प्रेशर लगेगा तो वाटर इधर से इधर मूव करने लगेगा, लेफ्ट से राइट, यानी ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, अब इधर से इधर मूव होने लगे, लेफ्ट टू अगर राइट होने लगेगा तो उसको क्या बोलोगे, आरओ बोल दोगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। सिस्टम वही है, वाटर प्लस इम्प्योरिटी, और इधर क्या है, प्योर वाटर।
कैसे होगा ये, इधर से क्या लगाने लगो, हाई एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स भी कह सकते। सॉल्यूशन साइड पे क्या कर दो, ऑस्मोटिक प्रेशर जो था उससे ज्यादा प्रेशर लगाना शुरू कर दो। तो पहले तो इधर से इधर जाना बंद होगा, फिर उसके बाद और ज्यादा प्रेशर जब लगाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। तो कौन सा सिस्टम बन जाता है फिर, ऑस्मोसिस की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। डेफिनेशन लिख लें इसकी, कोई डेफिनेशन तो दी होगी अच्छी से, बोर्ड वगैरह में क्या है डेफिनेशन वगैरह पूछ लेते तो थोड़ा सा लिखना पड़ता है। जेई में तो आपको बात समझ में आ गई तो हो गया। रिवर्स ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस, डेफिनेशन लिख लीजिए, रिवर्स ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस of movement of solvent reverse osmosis is the process of movement of solvent through SPM from solution side to pure solvent side by applying excess pressure on solution side। ऐसे नहीं होने लगेगा रिवर्स ऑस्मोसिस, आपको क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, किस तरफ, सॉल्यूशन साइड। तो पहले ऑस्मोसिस रुकेगी, फिर धीरे धीरे क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेगा। ठीक है, तो आरओ का जो अपना सिस्टम होता है वो ऐसा ही होता है। आरओ के सिस्टम में कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जो आपका प्यूरिफायर लगा हुआ होता है ना, जो प्यूरिफायर लगा होता है उसमें क्या होता है, आपका प्योर वाटर होता है, उसमें क्या होता है, प्योर वाटर होता है। और ये हमारे घर का क्या है, जहां से इम्प्योर वाटर आ रहा है, जिसमें इम्प्योरिटी है, ये अपने होम का जो टैप वाटर होगा, जो भी आपका टंकी से पानी आ रहा है अपने घर पे, उस पानी को हमको प्योर करना है। तो कनेक्ट किया जाता है सिस्टम से, उस सिस्टम में प्योर वाटर होता है ना। और फिर क्या होता है, इधर की तरफ से क्या लगता है आपका, एक्सटर्नल प्रेशर लगता है, एक्सेस एक्सटर्नल प्रेशर। सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि इस पे प्रेशर लगता है, इस पे प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, फिर वाटर का मूवमेंट इम्प्योर से किस तरफ होने लगेगा, यहाँ प्योर वाटर पहले से था, यहाँ पे क्या होगा, फिर वाटर इधर से इधर जाने लगेगा, इम्प्योरिटी इसी में रह जाएगी और वाटर कहाँ जाने लगेगा, अलग जाने लगेगा। अपने आरओ सिस्टम में हालांकि इस तरीके से बनाया जाता है कि खराब जो इम्प्योरिटी होती है उसके लिए एक अलग आउटपुट पोर्ट दिया जाता है, और फिर ये प्योर वाटर से आपका क्या होता है, धीरे धीरे सिस्टम इस तरीके से बना होता है कि प्योर वाटर आप टैंक में इकट्ठा करते रहते हो, निकालते रहते हो, यूज करते रहते हो ना। मेन फिनोमिनन याद करना है, क्या चीज है इसमें, रिवर्स ऑस्मोसिस। किस तरफ एक्सटर्नल प्रेशर, हाई एक्सटर्नल प्रेशर लगाया हमने सॉल्यूशन की साइड, मतलब जो इम्प्योर अपना वाटर था, टंकी से जो पानी आ रहा है इम्प्योर,
सेमी परमिएबल कही ये रही है कि सॉल्यूट नहीं जाएगा, इम्प्योरिटीज को ट्रीट कर रहे हैं सॉल्यूट की तरह, ठीक है, मान के चल रहे हैं, मतलब फिल्टर विल्टर तो खराब भी हो जाते हैं तो भी मामला इन्होंने बनाया अच्छा सा यार, यही बनाना चाहिए था, सुंदर सा बनाया हुआ दिखाया नहीं। चलो भाई, अच्छा ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमने सॉल्यूट डिसॉल्व किया है सॉल्यूशन में उसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर से वो मेजर करने के लिए 2-3 मेथड इन्होंने बताए हैं, 2-3 साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड बताए, जिसमें से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर मेथड है उसको बोलते हैं बर्कले हार्टले मेथड, है ना। तो एक बार पता नहीं जेई में कौन ही साइंटिस्ट पूछते नहीं कभी, तो पूछ ही लिया था, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया इसलिए इन्होंने पूछ लिया था, इनकी अपनी थोड़ी सी मर्जी चलती है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिसाइडेड बाय 3 मेथड्स, 3 मेथड से डिसाइड करते हैं, 3 एक्सपेरिमेंट है बेसिकली, 3 साइंटिस्ट ने किए थे। लास्ट वाला है बर्कले एंड हार्टले, हार्टले क्या है भाई, हार्टले साइंटिस्ट का नाम है, इनके मम्मी पापा ने रखा है, हमने बर्कले हार्टले मेथड है, पहला वाला है, इसमें एफ साइलेंट है, क्या है हमने नाम सुने इनके बस। तीन मेथड है जिसमें कि सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो कौन सा है, पेफस, पी आई थिंक साइलेंट ही होगा इसमें, हमने पढ़ा, हाँ, PFEFFERS, ये है मोर्स MORSE, फ्रेजर्स मेथड, और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वाइडली यूज्ड है ये कौन सा है, बर्कले हार्टले मेथड, बर्कले हार्टले, यही पूछा था इन्होंने एक बार, बार्कले हार्टले मेथड, कि कौन सा वाइडली यूज्ड है। एनसीईआरटी कोई लाया है बंधुओं, दीजिए भाइयों बहनों, पहले एनसीईआरटी का सवाल करिए, पतली हो गई एनसीईआरटी क्या, पुरानी पार्ट 1 देखी नहीं है क्या, इसीलिए आपने बोला ऐसे, ये पुरानी है, पुरानी वाली इतनी थिक है, अब तो सब कम कर दिया है तो फिर क्या ही है, फिर एनसीईआरटी में ये जो प्रेशर है पाई, इसको एच रो जी से डिनोट किया है, फिजिक्स का फॉर्मूला है, पता होना चाहिए आपको, एच रो जी, एच का मतलब कितना कॉलम की हाइट है, रो जो भी आपका सॉल्यूशन है उसका डेंसिटी, एंड जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सब भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। एनसीईआरटी का कुछ नहीं छूटना है, एनसीईआरटी का कुछ छोड़ेंगे तो क्या होगा,
अरे इसमें डिजीज भी दे दिए, बताना पड़ेगा ये सब भी। चलो बता, चलो भैया प्यारे बच्चों, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें थ्योरी ज्यादा है इसमें, पर न्यूमेरिकल जो आते हैं वो बहुत मस्त है, इजी है। हाइपरटोनिक, और एक को बोलते हैं हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक। कोई दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा उनको बोलते हैं आइसोटोनिक। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। टू सॉल्यूशंस having same osmotic pressure are called isotonic। कोई समस्या? दो सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। हाइपरटोनिक, one solution having less osmotic pressure in comparison to other is called hypertonic। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन है, मान लो एक का ऑस्मोटिक प्रेशर 0.1 एटीएम है, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर 0.2 एटीएम है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वो बोला जाएगा हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो बोला जाएगा हाइपोटोनिक। ठीक है, विच है, इसी के कंटिन्यूएशन में लिख रहे हैं, विच है लेस ओपी इज कॉल्ड हाइपो, क्या वन सोल्यूशन हैविंग लेस ओपी, उल्टा लिख दिया। दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम तो आइसोटोनिक, जिसका ज्यादा वो हाइपर, जिसका कम वो हाइपो। कोई दिक्कत? इसमें देखो कोई ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सरसाइज क्वेश्चन, अच्छा से नोट हो गया? कौन है बेहोश हो रहा है? अभी तो बंद किया है, अभी रुक जाओ थोड़ी देर। केस 1, केस 1, मान लो दो सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 1, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 2, है ना, और सेम सब्सटेंस के हैं। एक का पाई 1 प्रेशर है, दूसरे का पाई 2 ऑस्मोटिक प्रेशर है।
एक का सॉल्यूशन V1 वॉल्यूम है और दूसरे का वॉल्यूम है V2। एक का वॉल्यूम क्या है V1 और दूसरे का V2। अगर दोनों सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स कर देते हैं, क्या कर दें हम लोग, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन कर दें, दोनों सॉल्यूशन की मिक्सिंग कर दें, तो नया ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों को मिलाने के बाद नया ओपी जो होता है पाई, उसकी वैल्यू आती है पाई 1 मल्टीप्लाइड बाई V1 प्लस पाई 2 मल्टीप्लाइड बाई V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। सेम सब्सटेंस के सॉल्यूशन है, मान लो पहले में भी ग्लूकोज वाटर है, दूसरे में भी क्या है, ग्लूकोज प्लस वाटर है। एक का V1 है वॉल्यूम, दूसरे का V2 है, और पहले का पाई 1 ऑस्मोटिक प्रेशर है, दूसरे का पाई 2 है। दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो नया आएगा पूरे सॉल्यूशन का, वो क्या आएगा, पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। दो सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं इस तरीके से, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम सब्सटेंस का सॉल्यूशन होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर देंगे, वॉल्यूम देंगे कितना मिक्स कर रहे हैं, तो नया पाई आपसे निकलवा सकते हैं। कोई समस्या? दो ही है, तीन है। केस 1 नोट कर लिया सबने, प्यारे बच्चों, नोट कर लिया। केस 2, मान लो कि आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक का वॉल्यूम V1 दूसरे का V2। इसमें जो सॉल्यूट के मोल्स हैं N1 है और इसमें सॉल्यूट के मोल्स हैं N2। ठीक, अलग अलग सॉल्यूट है। इसके लिए जो सॉल्यूट है उसका वेंट ऑफ फैक्टर I1 है, और इसमें जो सॉल्यूट है उसका वेंट ऑफ फैक्टर I2 है। ठीक है, अब दोनों को क्या कर दिया हमने, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद आपसे पूछ रहे हैं कि कितना होगा टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर, नए सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। मिक्सिंग के बाद नया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। तो नया ऑस्मोटिक प्रेशर जो निकलता है, पाई निकलता है, वो निकलता है पाई 1 प्लस पाई 2 से। पहले वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरे वाले का। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, पाई इज इक्वल टू I N/V/RT, ये बताया था ना, CRT बताया था, और I लगाना है तो लगा देते हैं। पहले के लिए I1 है, दूसरे और मोल क्या है, N1 है, वॉल्यूम V1 है, और R और T हो गया। दूसरे के लिए क्या चीज हो जाएगी, I2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, RT मल्टीप्लीकेशन। तो कॉमन में क्या आ सकता है, RT कॉमन आ सकता है, दोनों में RT कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा, I1 N1 बाई V1 प्लस I2 N2 बाई, इस फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, टोटल पाई। इसका मतलब अगर अलग अलग वॉल्यूम मिक्स कर रहे हो, मोल्स अलग अलग हैं और पॉइंट ऑफ फैक्टर भी अलग अलग हैं, तो पहले एक का पाई निकालो, फिर दूसरे का पाई निकालो, दोनों को एड अप कर दो, तो नया पाई क्या होगा। कोई समस्या? कोई समस्या हो तो बोलिए।
चलिए नहीं तो क्वेश्चन करते, लाइए पहले एनसीईआरटी का करा जाए। नोट हो गया सबका? कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स। पास्कल में निकालना होता है तो आर की वैल्यू किस में लेते हैं? जूल वाली लेते हैं। पास्कल्स exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of a polymer of molar mass 185,000, मोलर मास बड़ा तगड़ा है, in 450 ml of water at 37 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरी कैलकुलेशन ना करिएगा, दिखा दीजिए ऐसे करके कि कितना आ रहा है आपका। वॉल्यूम 450 ml हो गया, गिवन मास हो गया कितना? मोल निकाल लीजिएगा, गिवन मास बाई मोलर मास से। टेम्परेचर केल्विन में लेना है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग निकालेंगे। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। एन जो होता है वो मोल होता है, तो गिवन मास बाई मोलर मास। अब सब कुछ दिया हुआ है, आर ले लीजिएगा 8.314। आर जो लेंगे वो लेंगे जूल वाली यूनिट वाला। गिवन मास इज 1 ग्राम, मोलर मास 185,000, वॉल्यूम 450 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा। और आर कितना आ गया? 8.3 ले लो। टेम्परेचर 37 को 273 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 27 करते हैं तो 300 आता है, 37 करेंगे तो 310 आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो कर लेंगे, जो भी है आ जाएगा। इससे आ जाएगा तुम्हारा आंसर किसमें? इससे आ जाएगा आंसर अपना पास्कल। इसलिए आर की यूनिट याद रखनी होगी कि लीटर एटीएम में कितनी। अगर एटीएम में पूछ लिया तो एटीएम में निकालना पड़ेगा। ठीक है, और कौन सा था? चलो, फोर्टी एंड 41। चलिए कर लेंगे ना, ऑनलाइन कर पा रहे हैं? सॉल्व करना है इसको, वो तो आप मतलब करेंगे, कर लेंगे नहीं, घर पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है एनसीईआरटी का। डिटरमाइन अमाउंट ऑफ CaCl2। क्वेश्चन है डिटरमाइन अमाउंट ऑफ CaCl2। CaCl2 का अमाउंट निकालना है। CaCl2 के लिए I की वैल्यू दे रखी है पहले से ही 2.47, वेंट ऑफ फैक्टर दे रखा है ब्रैकेट में। डिसॉल्व इन
2.5 liter of water such that osmotic pressure is 0.75 atm। अब देखिए प्रेशर यहाँ पे एटीएम में दे दिया ना, तो आर की वैल्यू अब लीटर एटीएम वाली लेनी पड़ेगी। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है? क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्या समझ में आए? क्या निकालना है जल्दी से बताइए। गिवन मास, मोलर मास नहीं, क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ CaCl2, यानी क्या निकालना है? गिवन मास। निकालो, मुझे क्या देख रही हो? अक्षिता, अक्षिता आराम से हमको देख रही, तुम खो जाती हो कहीं पे, ध्यान नहीं है तुम्हारा क्लास में। I इज इक्वल टू 2.47, पाई दे रखा है 0.75 atm, टेम्परेचर है 27, तो 273 प्लस करोगे तो 300 बन जाएगा। सारे डेटा दे रखे हैं। वॉल्यूम 2.5 लीटर है। लीटर एटीएम में कितना लेते हैं? आर का वैल्यू कौन बताएगा? 821 होता है ना शायद, 0.0821 ऐसे करके होता है, 0.82 ले लो। आर की वैल्यू ले लो, एट टू वन होती है, 0.082 ले लो। अब इसका आंसर सब लोग बताओ भाई। मोल पूछा हुआ है, अच्छा। इन्होंने अमाउंट में लिखा नहीं, वैसे अमाउंट में जनरली तो हम लोग ग्राम निकालते, पर आंसर में इन्होंने मोल दिया हुआ। एन निकालना है, फिर आप ऐसे लगा सकते हो। एन निकालना है, एन कैलकुलेट करना है, मोल। एन हो जाएगा आपका पाई वी डिवाइडेड बाय IRT। अब सारी वैल्यू लगा दो, निकल आएगा आंसर। मैंने बोला मोल निकालना है, तो मोलर मास की जरूरत ही नहीं है। पहले ग्राम निकलवा रही थी ना, अब बोल दिया मोल ही निकाल दो। वैसे अमाउंट देते हैं तो ग्राम निकलवाते हैं, इन्होंने आंसर। देखते हैं कौन पहले आंसर निकालता है। आ गया? खराब कैलकुलेशन है। वॉल्यूम लीटर में ही लेना है ना। 2.47 को 2.5 ले लो, कुछ अप्रॉक्सी कर लो।
अगर अप्रॉक्स करते हो 0.75 2.5, इसको 2.5 अगर ले लेते हो 0.08, ये 300 हो गया, तो ये तो पूरा कट जाएगा और ये हट जाएगा। अब 75 से ये 300 कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा मेरे ख्याल से। 75 4 जा 75 2 जा कितना होता है? 150, तो 4 जा हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/32। 1/32 अप्रॉक्स ले लिया हमने, 2.47 को 2.5 मान लिया, अप्रॉक्स करके अभी आंसर निकाला, तो 1/32 आ रहा है। और ये 0.0821 तक ना लेके 0.08 ले लिया, तो 1/32 आ जाएगा। ये कितने मोल आएंगे 1/32? पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 100 आएगा, तो 32 3 जा कितना बनेगा? 33 3 जा तो 99 बनता है, 33 3 जा चला जाएगा ना, तो वैल्यू आ जाएगी लगभग लगभग ये आ जाएगा। हाँ 0.08 लिया है ना हमने, तुमने किसको अप्रॉक्स ले लिया? पूरी कैलकुलेट करने से 0.08 आ रहा है पूरा रख के, इतना वेरिएशन कैसे आ गया? तो फिर भाई अपने हिसाब से ही करो वैल्यू एग्जैक्ट। हाँ बोलो। तो उधर 75 कर दिया उसको, ये देखो इसको 2.47 को 2.5 बना दिया, 2.5 2.5 काट दिया, 0.75 और 0.08 का ये डेसिमल दोनों उड़ा दिए, तो ये 75 बन गया, ये 300 बन गया, 75 4 जा क्या आ गया? 300, तो 4 और 8 बन गया, तो 1/32 बना लिया हमने इसको। आंसर क्या आ रहा है मैं बताती हूँ आपको, मुझे आंसर पता नहीं है। आंसर दे रहे हैं 0.03 मोल। ठीक है, तो अगर आप वो भी ले रहे हो ना, तो अप्रॉक्स इतना ही आना चाहिए, अप्रॉक्स में कुछ आसपास आना चाहिए, आपका 0.08 बहुत ज्यादा है। बोलिए बच्चों, आ गया? एग्जैक्ट वैल्यू डाल के देख लो, आसपास आना चाहिए, वैसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल ही 3 आ रहा है। क्या किया है? चलो आ गया। नहीं आ रहा है तो जिनका भी नहीं आ रहा है वो दोबारा से पूरी वैल्यू रख के कैलकुलेट करके देखेंगे, मैंने तो अप्रॉक्स करके लिया था। सवाल कर लो एक सुंदर सा बढ़िया सा। जे मेंस का क्वेश्चन है, अभी आप यूं कर देंगे, कैलकुलेट नहीं करना है इसमें कुछ। एक लिविंग सेल है कोई, उस लिविंग सेल के बारे में बता रहे हैं विद, क्या दे रखा है? 0.9% W/W, यानी कि उसमें
सॉल्यूट और क्या दे रखा है, सॉल्यूशन पूरा। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 0.9 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, ऐसा दे रखा है। ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, इस सेल में क्या भरा हुआ है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन भरा हुआ है, कितना, 0.9% W/W। The cell is immersed in another solution having, cell is immersed in another solution having equal mole fraction of glucose and water। ये जो सेल है इसको हमने डिसॉल्व किया, मतलब डुबाया है एक ऐसे उसमें सॉल्यूशन में जिसमें ग्लूकोज और वाटर का सॉल्यूशन है, और ग्लूकोज और वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या है उसमें, इक्वल है। यानी कि हम कह सकते हैं 0.5 मोल फ्रैक्शन किसका होगा, ग्लूकोज का, और 0.5 मोल फ्रैक्शन उसमें किसका होगा, वाटर का होगा। ऐसे सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व किया है। तो इसके लिए सेल के लिए, सेल में क्या क्या होगा उसके लिए ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। पहला दे रखा है शो नो चेंज इन वॉल्यूम सिंस सॉल्यूशन इज 0.9, नो चेंज इन वॉल्यूम। नो चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है ना सेल के अंदर पानी जाए, या ना बाहर जाए ना अंदर आए। बी ऑप्शन है श्रिंक सिंस सॉल्यूशन इज 0.5% W/W। बोल रहे हैं कि वो श्रिंक कर जाएगा। स्वेल्स अप since solution is 1% W/W। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कुछ बच्चे कह रहे होंगे नन कर दो बस, ठीक, खुश। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंसीडर डेटा अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस ओनली। कोई भी कैलकुलेशन करिए फर्स्ट डेसिमल प्लेस। चलिए देखो, इसका जो क्वेश्चन का मेन बेसिक ये है कि अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो गए तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। आइसोटोनिक का मतलब अगर दूसरे वाले की भी कॉन्सेंट्रेशन 0.9 W/W आ जाती है तो आइसोटोनिक हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी, तो नहीं होगा। अब श्रिंक कब करेगा, श्रिंक तब करेगा जब क्या होगा, वाटर बाहर जाएगा। वाटर बाहर कब जाएगा, जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी और बाहर वाले की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तब पानी बाहर जाएगा। नहीं, शायद उल्टा बोल दिया मैं, बाहर की कम होगी तो बाहर से अंदर आएगा, तब स्वेल करेगा। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन तो निकालो, मोल फ्रैक्शन अगर इक्वल है तो W/W निकालो पहले, तब पहले पता तो चले है क्या। मोल फ्रैक्शन 0.5 है, इक्वल मोल फ्रैक्शन दिया है ना, तो फिर W/W परसेंटेज निकालने की कोशिश कीजिए।
कॉन्सेंट्रेशन अपने को निकालनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन दे दी है। मान लो अपने को श्रिंक आ गया लेकिन कॉन्सेंट्रेशन नहीं आपकी आई तो आप ऑप्शन को चेक कैसे करोगे? सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्यों? कंसंट्रेशन ज्यादा कम होगी तो चेंज नहीं होगा? एक आप शुगर की चाशनी रख दो और एक शुगर का पतला सोल्यूशन रख दो तो पतले सोल्यूशन से वाटर चाशनी में जाने लगेगा, थिक चाशनी थिन से थिक की तरफ जाता है। हम लोग को पहले याद नहीं होता था कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कि किधर से किधर वाटर को ले जाना है, तो हम याद रखते थे कैसे हम लोग, थिन से थिक की तरफ। तो मोटा सोल्यूशन पतला सोल्यूशन ये तो समझ आता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रही है? 0.5। कॉन्सेंट्रेशन 0.9 ही आ रही है इसकी, 0.9 ही आ रही है। निकालें? चलो निकाल, देखो इसको वैसे निकाल लो ना। देखो बोल दिया है, क्या बोल दिया इन्होंने? इक्वल मोल फ्रैक्शन बोल दिया ना, है ना? तो मोल फ्रैक्शन x से, मान लो ये सॉल्वेंट है इसका 0.5 है, x भी है ये भी 0.5 हो जाएगा, सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन सेम हो जाएगा। और आपको एक फॉर्मूला ये सिखाया था कि अगर मोल फ्रैक्शन का रेशियो पता हो तो मोल्स का भी रेशियो आप सेम लेते हो। मोल फ्रैक्शन का रेशियो अगर पता है तो मोल्स का भी रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। मोल फ्रैक्शन का रेशियो 0.5 बाई 0.5 इक्वल ले लिया आपने, तो इसका भी रेशियो, मोल्स का भी रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा, यानी कि दोनों के मोल्स क्या हो गए? सेम हो गए। तो ग्लूकोज के मोल्स और आप क्या कर सकते हो, वाटर के मोल्स दोनों के सेम ले सकते हो, 0.5 बोलो। दोनों के मोल्स 0.5 ले लीजिए। तो अगर ग्लूकोज के 0.5 मोल्स है तो इसका गिवन मास क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का गिवन मास क्या हो जाएगा? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 180। और वाटर का क्या हो जाएगा गिवन मास? अगर वाटर का मास निकालना है तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 18, ये आ गया 9, है ना? 18 5 जा 90 आता है तो 9 ग्राम आ गया। और ये कितना आ जाएगा? ये डेसिमल से तो ये 0 हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, है ना? सही कैलकुलेशन है। तो आप देख रहे हो सॉल्यूशन फिर कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन कितना आ जाएगा टोटल? 90 प्लस 9, ये मल्टीप्लीकेशन सही है ना? 0.9 क्यों होगा? 18 है ना, नॉट 1.8। मोलर मास तो 18 लेते हैं ना। तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। जो अपना ओरिजिनल सेल था उसमें क्या था? ओरिजिनल सेल में क्या था? 0.9 ग्राम था ना, तो इसका मतलब ओरिजिनल सेल में आपका 0.9% था, इसका मतलब 0.9 ग्राम डिसॉल्व इन 100। 0.9 ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। और ये जो अपनी सिचुएशन है वो क्या है? 99 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट कितना है? 90 ग्राम है ना, तो अगर 100 होगा तो कितना हो जाएगा? 90 डिवाइडेड बाय 99 मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना? तो ये लगभग, ये बहुत ज्यादा जाएगा परसेंटेज,
ये परसेंटेज देखो बहुत ज्यादा जा रहा है। अपन ने कैलकुलेशन तो सही की है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है? किया तो सही है। तो ये जाएगा लगभग आपका 9/99 क्यों इसका निकाल रहे हैं ना, तो ये तो बहुत ज्यादा जा रहा है, 90 के अराउंड आ रहा है ना W/W परसेंटेज, और उसका कितना आ रहा है 0.9 था, तो कंसंट्रेशन तो कोई मैच नहीं कर रही। ये तो पता चल रहा है कि अगर कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा है तो क्या होगा, सॉल्यूशन जो है वो और सेल के अंदर पानी, सेल से बाहर जाएगा पानी, क्योंकि ये वाली चीज हो जाएगी ना, यहाँ पे तो 0.9 है और बाहर क्या है, बाहर कितना है 90 के अराउंड करीब करीब है ना, तो पानी कहाँ जाएगा, किधर से किधर, इधर पानी ज्यादा हो गया ना, तो फिर इधर से इधर जाएगा, यानी कि श्रिंक करेगी, लेकिन कंसंट्रेशन मैच नहीं कर रही अपनी, तो अपने को एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी दे रखा है ना, देखो कंसंट्रेशन तो मैच ही नहीं कर रही, श्रिंक वाले में 0.5 आ रहा है ना, 0.5 तो मैच नहीं कर रही, श्रिंक ही कर रहा है, तो इस पे चले जाएंगे। कितनी कैलकुलेशन भी करी, हाँ आंसर चेक कर लेते हैं कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। हाँ नन ऑफ दिस, ऐसे ही निकाला इन्होंने भी, ठीक है। चलिए आज की क्लास होती है।